अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? बच्चों काइंडली यस या फिर नो में जवाब दें। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? क्या मैं आप सबको सुनाई दे रहा हूँ? अच्छा जी, सब बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा जी, बच्चों आए इस क्लास का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आप सबको याद होगा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था क्या? एवोल्यूशन। बच्चों चैप्टर एवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे। तो जरा मुझे कौन बताएगा कि हमने इस चैप्टर को कहाँ तक कर लिया था? कौन क्लास का अच्छा बच्चा है जो मुझे बताएगा कि इस चैप्टर को हमने कहाँ तक कर लिया था? जहां तक मुझे याद पड़ रहा है लेमार्क तक हम कर चुके थे, ऐसा ही है। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो लिमार्किज्म था। और मैंने कहा था ऑनलाइन क्लास में हम डार्विनिज्म की बात करेंगे, ऐसा ही है ना? ओके बच्चों, सब कह रहे हैं यस यस। फुरकान अब्बासी, आपने हाथ क्यों उठाया हुआ है? कोई सवाल है फुरकान? फुरकान कोई सवाल है तो पूछो। सवाल नहीं है? अच्छा। अच्छा जी बच्चों, चैप्टर एवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे और आज जो दो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, जो इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स होंगे, उनमें एक मिनट बच्चा क्लास में आया है। उनमें बच्चों है डार्विनिज्म और दूसरा टॉपिक है क्या? एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा बच्चों, आप सबको याद होगा मैंने कहा था लिमार्क बहुत सीधा साधा इंसान था, बहुत अच्छा आदमी था, अपनी थ्योरी उसने पेश कर दी, एवोल्यूशन का उसने कॉन्सेप्ट दे दिया। लेकिन मैंने कहा था डार्विन एक बहुत ही चालाक इंसान था। डार्विन एक बहुत ही चालाक इंसान था जिसने दूसरों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको अपने सर ले लिया, दूसरों का क्रेडिट चोरी कर लिया। क्या सबको याद है ये वाली बात? क्या सबको याद है? अच्छा जी। तो बच्चों मैंने कहा था लिमार्किज्म क्या कहता है? मैंने कहा था लिमार्क कहता है कि दुनिया या जिंदगी एक सीढ़ी की तरह है। लाइफ इज अ लैडर। मैंने कहा था जिस लैडर का सबसे ऊंचा दर्जा किसके पास है? इंसान के पास है। वो लैडर ये कहती है कि इंसानी जिंदगी की शुरुआत एक बैक्टीरिया से हुई थी। और उस बैक्टीरिया का नाम कौन बताएगा? उस बैक्टीरिया का नाम कौन बताएगा? कौन अच्छा बच्चा मुझे उस बैक्टीरिया का नाम बताएगा? बच्चों, जिस बैक्टीरिया से बिल्कुल सही कहा, आर्क्यू बैक्टीरिया या आर्चियो बैक्टीरिया। लिमार्क कहता है कि पहली सीढ़ी जो थी वो आर्क्यू बैक्टीरिया थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंसान सीढ़ी चढ़ता गया, उसके बाद लाइफ सीढ़ी चढ़ती गई, एवोल्यूशन आती गई। सबसे पहले कौन थे? प्रोकैरियोट्स से। प्रोकैरियोट्स चेंज हो गए थे किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। और कैसे चेंज हुए थे हमने ये भी पढ़ा था कि दो तरह की थ्योरीज अगर आपको याद हो। उसके बाद लिमार्क कहता है कि फिर वो सब चीजें चेंज हो गई किसके अंदर? मंकी के अंदर। उसके बाद वो चेंज हुई किसके अंदर? चिंपैंजी के अंदर। फिर वो चेंज हुआ आखिरकार इंसान के अंदर। और लिमार्क कहता है एवोल्यूशन बेस करती थी दो चीजों पर। पहली चीज थी क्या? यूज ऑफ एनी ऑर्गन। अगर आप किसी चीज का, किसी ऑर्गन का कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज ज्यादा डेवलप हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर आप किसी चीज का डिस यूज करेंगे, और मैंने कहा था देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिस यूज एंड मिस यूज। मिस यूज कहते हैं गलत इस्तेमाल, एंड डिस यूज कहते हैं इस्तेमाल ही ना करना। अगर आप अपने किसी ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? वो ऑर्गन आपकी बॉडी से अलग हो जाएगा, कट जाएगा। जिसमें लिमार्क ने यूज ऑफ ऑर्गन में एग्जाम्पल दी थी अपने दोस्त ब्लैक स्मिथ की, कि जो एक्सरसाइज करता था और उसके बाइसेप बहुत अच्छे डेवलप हो गए थे। उसके बाद डिस यूज में लिमार्क ने बात की थी किसकी? सांप की, स्नेक की। अगर आपको याद हो, उसने कहा था कि स्नेक के पास भी पाँव हुआ करते थे, लेकिन उसका डिस यूज, उन पाँव का डिस यूज किस जानिब ले गया?
वो इस जानिब ले गया कि स्नेक के पाँव आज खत्म हो गए। ये सारी बातें आपको याद हैं। फिर लिमाग ने कहा था कि जो ये यूज एंड डिसयूज है ये उन ऑर्गेनिजम्स के बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि उनकी इनहेरिटेंस हो जाएगी। क्या ये बात आप सबको याद है? फिर मैंने कहा था एक साइंटिस्ट आया था अगस्त फिशमैन, जिसने 21 चूहों की दुम काटी थी और कहा था कि भाई ये तो इनहेरिट नहीं हो रहा, ये करेक्टर तो इनहेरिट नहीं हो रहे। क्या ये सारी बातें आप सबको याद हैं बच्चों? मैं आगे चलूं? बच्चों ये सारी बातें आप सबको याद है? मैं आगे चलूं? ओके जी। अच्छा, इस क्लास में बच्चों, इस क्लास में आपने मेरे साथ साथ चलना है। मैं आपके लिए बुक को आसान करूंगा। मैं आपके लिए आज बुक को आसान करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि डार्विन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसकी हिस्ट्री पर भी सवाल आ सकता है, और उसकी हिस्ट्री के लिए आपके लिए बुक पढ़ना मस्त था। लेकिन मैं जानता हूँ आप सब मसरूफ होते हैं, जाहिर है बहुत सारे काम आप लोगों को होते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो आप लोग कहाँ बुक रीडिंग करेंगे? आप लोगों के पास कहाँ टाइम है? इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं आपकी बुक रीडिंग को आसान करूँ, और असाइनमेंट का मकसद ये होता है कि आपके लिए बुक रीडिंग आसान हो जाए। लेकिन आज मैं आपकी बुक रीडिंग इंशाल्लाह क्लास के जरिए आसान करूंगा। कुछ पॉइंट्स बनाऊंगा, कुछ ग्राफ बनाऊंगा, जो आपने कॉपी करना है, जो आपने गौर से सुनना है। तो क्लास में मेरे साथ साथ चलिएगा। जो पीछे रह जाए मुझे वहीं रोक ले, बोले सर रिपीट प्लीज, ठीक है? जो बच्चा पीछे रह जाए वो मुझे वहीं रोक ले। अच्छा जी। बच्चों, डार्विन थ्योरी का आगाज कहाँ से हुआ? देखो, अभी सिर्फ डार्विन है, डार्विन एक बच्चा है, और उसके जो फादर है वो एक फिजिशियन थे। ये सारी आम बातें हैं कि डार्विन के फादर एक फिजिशियन थे। अब सुनो, जब डार्विन हो गया 22 साल का, जब डार्विन हो गया 22 साल का, 22 ओल्ड, बच्चों जब डार्विन हो गया 22 साल का, तो उसे ऑफर हुई। ऑफर कहाँ से हुई? नेवी की तरफ से हुई। नेवी ने कहा कि भाई हम एक सफर पे जा रहे हैं, हम एक सफर पे जा रहे हैं डार्विन भाई, आप हमारे साथ चलो। नेवी ने कहा हम एक सफर पे जा रहे हैं डार्विन, तुम हमारे साथ चलो। अभी डार्विन की उम्र कितनी है? डार्विन की उम्र है 22 साल। और उस सफर का नाम था बच्चों, जो सफर डार्विन को तय करना है, उस सफर का नाम था HMS बीगल। बीगल उस शिप का नाम था, और ये पूरा उस सफर का नाम था जो डार्विन नेवी के साथ तय करेगा। ब्रैकेट में लिख लो, नेवी टूर। बच्चों मेरी बात फिर सुनो, मैं कह रहा हूँ अभी डार्विन सिर्फ और सिर्फ 22 साल का हुआ है। अभी डार्विन सिर्फ और सिर्फ 22 साल का हुआ है कि उसे नेवी की तरफ से ऑफर हुई कि भाई हम एक सफर पर जा रहे हैं, हम एक मिशन पर जा रहे हैं, आप हमारे उसमें साथ चलो। अच्छा बच्चों, जरा देखना, अब वो सफर स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? वो सफर स्टार्ट हो रहा था बच्चों यूरोप से। उस सफर का आगाज हो रहा था यूरोप से। और वो सफर, वो कश्ती पहले पहुंची कहाँ पर? साउथ अमेरिका। वो कश्ती बीगल शिप जो थी वो पहले पहुंची कहाँ पर? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद बच्चों, साउथ अमेरिका के बाद वो कश्ती पहुंची कहाँ? ग्लैपोगस आइलैंड। अभी मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, दोबारा सुनो। मैंने कहा डार्विन है, डार्विन अभी सिर्फ 22 साल का है, कि उसे नेवी ने ऑफर कर दी कि भाई हमारा एक मिशन है, हमारा एक टूर है जिसका नाम है HMS बीगल, आप हमारे साथ चलो, ताकि आप अपना वर्क कर लेना, आप अपना रिसर्च वर्क कर लेना, हम अपना काम कर लेंगे। तो डार्विन ने कहा नेकी और पूछ पूछ। डार्विन साहब जो है वो बिन बुलाए मेहमान बन के साथ शामिल हो गए। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो नेवी की शादी में डार्विन दीवाना हो गया, और नेवी ने कहा कि भाई हमारे साथ चलो। डार्विन साहब राजी हो गए। तो मैंने कहा इस सफर का आगाज हुआ यूरोप से। कश्ती सबसे पहले पहुंची कहाँ पर? साउथ अमेरिका। उसके बाद कश्ती गई कहाँ पर? ग्लैपोगस आइलैंड। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? यस या नो लिख दो। तो यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं? हाँ या ना? तमाम बच्चे हाँ या ना बोलें कि यहाँ तक सब मेरे साथ है ना? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों क्लास के एंड में आइलैंड का नाम है ग्लैपोगस आइलैंड। अच्छा, कुछ बच्चे क्लास में भी आए हैं तो दोबारा सुन लो बेटा। मैंने कहा अभी डार्विन सिर्फ 22 साल का है कि उसे नेवी ने ऑफर कर दी कि हम एक टूर पे जा रहे हैं, हम एक मिशन पे जा रहे हैं जिसका नाम है HMS बीगल, तो आप हमारे साथ चलें। डार्विन ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और वो उस कश्ती में सवार हो गया। मैंने कहा उस कश्ती का आगाज हुआ, सफर का आगाज हुआ यूरोप से, और पहले वो कश्ती पहुंची कहाँ पर? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद वो कश्ती पहुंची कहाँ पर? ग्लैपोगस आइलैंड। बच्चों क्या मैं आगे चलूं?
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों क्या मैं आगे चलूं? काइंडली मुझे यस या फिर नो में जवाब दें। ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, मैं ऐसे इरेज कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने कहा था सफर का आगाज हुआ है कहाँ से? यूरोप से। सबसे पहले कश्ती कहाँ पहुंचती है? मैंने कहा सबसे पहले पहुंचती है साउथ अमेरिका। अब मेरी सारी बातें जरा गौर से सुना, मेरी सारी बातें बच्चों, सारे काम छोड़ के गौर से सुनना। क्या ये बात समझ आ गई कि यूरोप से सफर का आगाज हुआ, सबसे पहले वो पहुंची है साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका पहुंचते ही नेवी अपना काम कर रही है, डार्विन अपना काम कर रहा है। दोबारा सुनो, मैंने कहा साउथ अमेरिका पहुंचते ही नेवी अपना काम कर रही है, डार्विन अपना काम कर रहा है। पहली बात जो डार्विन ने साउथ अमेरिका पहुंचते ही नोट की, डार्विन डार्विन साहब साउथ अमेरिका पहुंचे, उन्होंने उतरते के साथ ही पहली बात नोट की, डार्विन ने कहा कि फ्लोरा एंड fauna of South America are different from यूरोप। पहली बात ही उसने कह दी कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं किसके? साउथ अमेरिका के, वो मुख्तलिफ हैं किससे? यूरोप में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स से। मैं अपनी बात फिर रिपीट करूंगा। मैंने कहा सफर का आगाज हो गया, सफर कश्ती चलना शुरू हुई यूरोप से, कश्ती पहले पहुंची है साउथ अमेरिका। डार्विन डार्विन की पहली मंजिल है साउथ अमेरिका। डार्विन कश्ती से बाहर आया, उसने बाहर आते के साथ ही एक बात कह दी कि भाई यहाँ के जानवर, यहाँ के प्लांट्स बहुत ही ज्यादा अलग हैं यूरोप से। क्या पहली बात समझ आ गई बच्चों? क्या पहली बात समझ आ गई? आया ना? बोलो। अच्छा, अब दूसरी बात, क्योंकि डार्विन साहब को बहुत शौक था कीड़े निकालने का, तो वो अभी सिर्फ तनकीद कर रहा है। उसने पहले साथ क्या किया, आते के साथ ही उसने कहा कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स मुख्तलिफ हैं, प्लांट्स और एनिमल्स मुख्तलिफ हैं। दूसरी बात उसने कही, उसने कहा कि यहाँ के जो फॉसिल हैं, यहाँ के जो फॉसिल हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। फॉसिल वर ऑल्सो डिफरेंट। अब बच्चों फॉसिल क्या होता है? फॉसिल क्या होता है कौन बताएगा मुझे? फॉसिल क्या होता है? फॉसिल क्या होता है कौन बताएगा? कौन ऐसा अच्छा बच्चा है जो मुझे बताएगा कि फॉसिल क्या होता है? नॉट ओनली डेड एनिमल। अच्छा, एक आंसर आया कोल। देखो फॉसिल क्या होता है? फॉसिल होता है किसी चीज के मरने के बाद, किसी चीज के मरने के बाद उसके बच जाने वाली चीज। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमें नेट पे दिखता है कि भाई फला जगह से डायनासोर की हड्डियां मिली हैं, फला जगह से डायनासोर की हड्डियां मिली। हड्डियां क्या है? दिस इज फॉसिल। कोई ऐसी चीज जो आज एग्जिस्ट ना करती हो, मेरी बात गौर सुनो, कोई ऐसी चीज जो आज एग्जिस्ट ना करती हो लेकिन उसकी निशानियां तुम्हें आज दिख रही हैं। फिर सुनो, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी जिंदगी, कोई ऐसा एनिमल, कोई ऐसा प्लांट जो आज एग्जिस्ट ना करता हो, जो आज जिंदा ना हो लेकिन उसकी निशानी बरकरार हो, उसकी निशानी बरकरार हो, वो तुम्हें जमीन के अंदर मिलेगा। वो तुम्हें जमीन के अंदर मिलेगा या पत्थरों में छुपा हुआ होगा। मैंने कहा या तुम्हें जमीन के अंदर मिलेगा या तुम्हें पत्थरों के अंदर छुपा हुआ मिलेगा। ये बात मेरी याद रखना। अब बताओ फॉसिल क्या होता है? दोबारा सुनो, मैंने कहा फॉसिल, फॉसिल ऐसा बकिया रह जाने वाली चीजें हैं, ऐसे रिमेन्स हैं। फॉसिल आर सच रिमेन्स जो कि आज के दौर में एग्जिस्ट ना करते हो लेकिन उनकी निशानी हमें मिल रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा था बिग बैंग थ्योरी कहती है कि अर्थ मुसलसल एक्सपेंड कर रहा है। सोचो अगर ये वो मॉलिक्यूल है, अगर ये वो मॉलिक्यूल है जो पहले था लेकिन अब एक्सपेंड होते होते, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेंड होते होते ये बहुत बढ़ गया है, ये इतना हो गया है, अगर ये इतना हो गया है और तुम्हें तीन तरह के फॉसिल मिल रहे हैं, एक फॉसिल तुम्हें मिल रहा है यहाँ पर, एक मिल रहा है यहाँ पर, और एक मिल रहा है यहाँ पर, तो तुम मुझे बताओ ओल्डेस्ट फॉसिल कौन होगा? सबसे पुराना फॉसिल कौन सा होगा? बच्चों सबसे पुराना फॉसिल कौन सा होगा? याद रखना, जो जितना अंदर दिखेगा ना, जो जितना अंदर दिखेगा वही उतना पुराना होगा। क्योंकि ये बता रहा है कि लाइफ अभी यहाँ पर पहुंच गई है, लाइफ अभी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। बच्चों लाइफ अभी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है।
तो इसके तुम अंदर जाते रहोगे तो तुम्हें जो सबसे एंड में मिलेगा ना, वो होगा ओल्डेस्ट फॉसिल, वो होगा ओल्डेस्ट फॉसिल। और याद रखना, फॉसिल की स्टडी को हम कहते हैं, फॉसिल की स्टडी को हम कहते हैं क्या? प्लाइंटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ डेड मैटर। अब डेड मैटर में चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कुछ भी हो। और एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा फॉसिल मिलते हैं एक खास तरह के पत्थरों में, सबसे ज्यादा फॉसिल मिलते हैं एक खास तरह के पत्थरों में। और पत्थर क्या हैं? वो पत्थर वो हैं जो बने हैं मिनरल से, और उनका नाम होता है बच्चों सेडिमेंटरी रॉक्स। टेंशन नहीं लो, मैं रिपीट करने वाला हूँ, दोबारा सुनो। मैंने कहा था डार्विन को ऑफर हुई नेवी की तरफ से कि आप हमारे साथ चलें, हम जा रहे हैं साउथ अमेरिका घूमने फिरने, आप हमारे साथ चलें। डार्विन साहब जो है वो कश्ती में सवार हो गए। सबसे पहले कश्ती पहुंची है साउथ अमेरिका, डार्विन साहब अभी कश्ती से नीचे उतरे हैं। डार्विन ने उतरते के साथ ही क्या बोला? डार्विन ने कहा कि यहाँ के पौधे, यानी कि यहाँ के प्लांट्स और यहाँ के एनिमल्स दोनों मुख्तलिफ हैं। जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं यूरोप में, यानी कि यूरोप के एनिमल्स और प्लांट और साउथ अमेरिका के एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये पहला कमेंट डार्विन ने पास किया। फिर डार्विन ने वहां पर अपनी रिसर्च शुरू की, और फिर डार्विन ने कहा कि भाई जो फॉसिल है, जो फॉसिल है साउथ अमेरिका का, वो भी मुख्तलिफ है किससे? यूरोप से। और फॉसिल क्या होता है? मैंने कहा फॉसिल वो बकिया रह जाने वाली चीजें हैं, वो रिमेन्स हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जो आज जिंदा ना हो, जो आज जिंदा ना हो। मिसाल के तौर पे डायनासोर की हड्डियां, मिसाल के तौर पे किसी एनिमल की, किसी ऐसे एनिमल की हड्डी जो जेर जमीन मिल रही हो, वो क्या है? फॉसिल है। किसी प्लांट का कोई बहुत पुराना स्टेम, ये क्या है? फॉसिल है। और मैंने कहा फॉसिल की स्टडी क्या कहलाती है? तो मैंने कहा प्लांटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। और फिर मैंने कहा कि फॉसिल सबसे ज्यादा कौन से रॉक में पाए जाते हैं? तो मैंने कहा सेडिमेंटरी रॉक्स। व्हाट आर सेडिमेंटरी रॉक्स? मैंने कहा ऐसे पत्थर जो मिनरल से मिलके बने। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? के यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ या ना कह दो। तमाम बच्चे हाँ या ना बोले। तमाम बच्चे हाँ या ना बोले। इसका स्क्रीनशॉट लेने बच्चों। बट आखिरी बात ये कि फॉसिल, फॉसिल की स्टडी हम कहते हैं प्लांटोलॉजी। और फॉसिल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सेडिमेंटरी रॉक के अंदर। और व्हाट आर सेडिमेंटरी रॉक? तो मैंने कहा, क्या कह रहे हैं आप जैसे सर शीविल से रिपीट, हाँ क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं सर। तो मैंने कहा फॉसिल कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंटरी रॉक के अंदर मिलते हैं। व्हाट आर सेडिमेंटरी रॉक? तो मैंने आपसे ये बताया, मैंने आपको ये बताया कि सेडिमेंटरी रॉक उस तरह के पत्थर हैं जो मिल के बने हो किससे? मिनरल से। बच्चों क्या हम आगे चलें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे एक डन का मैसेज कर दें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे एक डन का मैसेज कर दें। क्या बात है फुरकान, आज आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात हमसे छुपा रहे हो हैं? अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, आज सबको याद होगा, सफर शुरू हुआ था यूरोप से। सबसे पहले कश्ती पहुंची थी कहाँ पर? सबसे पहले बच्चों कश्ती पहुंची थी, आपको पता होगा, साउथ अमेरिका। अब कश्ती दोबारा, अब कश्ती दोबारा साउथ अमेरिका से चलना शुरू हो गई है कहाँ पर? गैलापागोस आइलैंड की जानिब। यानी कि ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा बच्चों साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से जो कश्ती थी जिसका नाम था बीगल, जो नेवी का सफर चल रहा है, अब वो कश्ती पहुंची है बच्चों कहाँ पर? कश्ती पहुंच गई है गैलापागोस आइलैंड पर। डार्विन के मजे हैं, फ्री में टूर एंजॉय कर रहा है। ये देखो,
जो कश्ती अब शुरू हुई है साउथ अमेरिका से, वो पहुंच गई है कहाँ पर, गैलापागोस आइलैंड पर। लेकिन डार्विन की जो फितरत है, डार्विन की मैंने कहा फितरत है, क्या फितरत है? उसकी फितरत है कमेंट पास करना। उसकी फितरत है बच्चों क्या, कमेंट पास करना। डार्विन साहब अभी आइलैंड पर उतरे ही थे, डार्विन साहब अभी आइलैंड पर उतरे ही थे कि उन्होंने उतरते के साथ ही एक कमेंट पास कर दिया। क्या कमेंट पास किया? उसने कहा एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ गैलापागोस आइलैंड रिजेंबल साउथ अमेरिका। उसने कहा कि भाई गैलापागोस आइलैंड के जो हैवानात हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा सेम हैं जो पाए जा रहे हैं साउथ अमेरिका में। यानी कि वो ये कहना चाह रहा था कि साउथ अमेरिका के जो प्लांट्स हैं, उसी तरह के प्लांट और एनिमल पाए जा रहे हैं कहाँ पर, गैलापागोस आइलैंड पर। पहली अच्छी बात, डार्विन की तरफ से पहली अच्छी बात। फिर डार्विन साहब ने क्या किया, डार्विन साहब ने गैलापागोस आइलैंड का विजिट करना शुरू किया। डार्विन साहब ने गैलापागोस आइलैंड का विजिट शुरू किया, और वहां से उसको बर्ड्स पालने का बहुत ज्यादा शौक था। डार्विन को बर्ड्स पालने का बहुत ज्यादा शौक था। तो डार्विन ने वहां पर 14 टाइप्स ऑफ फिंचेस कैच की। फिंच बेटा एक तरह की बर्ड होती है, तो डार्विन ने 14 तरह की फिंचेस जो है वो कलेक्ट की वहां से। और हर तरह की फिंच बज़ाहिर तो अलग थी, लेकिन जब उसने उसको डीपली स्टडी किया तो उसे अंदाजा हुआ कि भाई इनका जो एंसेस्टर है वो कोई सेम होगा, इनका एंसेस्टर सेम होगा। दोबारा मेरी बात सुनो, मैंने कहा था नेवी से ऑफर आई, डार्विन ने ऑफर कबूल की। डार्विन पहले कहाँ पहुंचा हुआ है, डार्विन का सफर आगाज हुआ कहाँ से, यूरोप से। डार्विन साहब पहले पहुंचे हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में इसने 2 कमेंट पास किए, वहां से चल पड़ा कहाँ पर, गैलापागोस आइलैंड की तरफ। गैलापागोस आइलैंड में उतरते के साथ ही डार्विन ने एक कमेंट पास किया। उसने कहा कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं किसके, गैलापागोस आइलैंड के, वो बिल्कुल सिमिलर हैं किसके, साउथ अमेरिका के। उसके बाद डार्विन ने वहां पर 14 तरह की फिंचेस जो है वो कैप्चर की। बच्चों की ये बात समझ आई? वर कलेक्टेड। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आई? बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू 14 है, जो मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ है वो 14 है। बच्चों के यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? कोई ऐसा बच्चा जो कि रिपीट करना चाहेगा मेरी सारी बातों को? नहीं, HMS बीगल ये सफर का नाम है, शिप का नाम है सिर्फ बीगल। पॉइंट नंबर 2 रिपीट कर दें। उसने बेटा ये किया, उसने ये किया कि जब वो आइलैंड में घूमा फिरा ना, तो उसने अपने लिए 14 तरह की फिंचेस वहां से उठा ली। उसने कहा भाई मुफ्त का सामान मिल रहा है, चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, कोई पैसे लग नहीं रहे, उठा लो। उसने 14 तरह की फिंचेस वहां से कैप्चर कर ली, उठा ली। क्या अब समझ आया? पॉइंट वन वो कह रहा था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं गैलापागोस आइलैंड के, वो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल सेम है उन प्लांट्स के, उन एनिमल्स के जो पाए जा रहे हैं साउथ अमेरिका में। हरीश फातमा भी बात आगे आएगी, एंसेस्टर वाली बात अभी आगे मैं करूंगा। अभी सिर्फ ये सुन लो कि उसने जो फिंचेस कलेक्ट की थी वो 14 तरह की थी, 14 टाइप्स ऑफ फिंचेस थी वो। अभी सिर्फ ये जानो। बच्चों के मैं आगे चलूं? बेटा एक तरह की बर्ड होती है। क्या मैं आगे चलूं बच्चों? ओके। बच्चों क्या आपने एसएस लिया था? प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा बच्चों, अब सुनो। अब डार्विन साहब वहां से वापस अपने घर आ गए, डार्विन साहब वहां से वापस अपने घर आ गए। अब घर आते के साथ ही डार्विन साहब ने अपने सफर का कंक्लूजन बनाना शुरू कर दिया।
यानी कि जो उन्होंने सफर किया उसके क्या मेन पॉइंट्स, उसका रिजल्ट क्या था। तो अब रिजल्ट सुनो। डार्विन साहब ने घर आते के साथ ही, बच्चों डार्विन साहब ने घर आते के साथ ही 35 पेज पर मबनी एक बड़ा सा कॉलम लिख दिया, एक बड़ा सा स्केच लिख दिया। और बच्चों ये काम कब हुआ, ये काम हो रहा है 1842 में। सबसे पहला काम क्या हुआ बेटा, सबसे पहला काम ये हुआ कि डार्विन साहब जब अपने घर आए तो उन्होंने घर आते के साथ ही 35 पेज पर मबनी, 35 पेज पर मुश्तमिल एक स्केच लिख दिया, एक कॉलम लिख दिया। ठीक है। लेकिन लेकिन बच्चों 2 साल के बाद, डेट्स मर्जी है, चाहो तो याद कर लो चाहो तो ना करो, वैसे इतना पूछते नहीं है इसको, सिर्फ ये बताना चाहिए कि वो स्केच कितने पेज पर मबनी था। अब आगे सुनो। लेकिन बच्चों 2 साल के बाद, बच्चों 2 साल के बाद यानी कि इन 1844 डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने इस 35 पेज वाले स्केच को, डार्विन ने इस 35 पेज वाले स्केच को बड़ा कर दिया। कितना बड़ा कर दिया, 23 पेज ऐसे पर इसने कन्वर्ट कर दिया। मेरी बात फिर सुनो। मैंने कहा जो डार्विन ने जो 35 पेज पर मबनी या 35 पेज पर मुश्तमिल एक स्केच लिखा है, 2 साल बाद उसने यही स्केच बड़ा कर दिया और इसको 230 पेज पर मुश्तमिल कर दिया। क्या ये बात समझ आई? क्या यहाँ तक मेरी बात समझ आई बच्चों, हाँ या ना बोलो। बच्चों सब हाँ या ना बोलो, यहाँ तक मेरी बात समझ आई। अब तुम जरा डार्विन की चालाकी देखना, तुम जरा डार्विन की चालाकी देखना। डार्विन ने एक बहुत ही गलत काम किया, जिसकी वजह से मैं डार्विन से आज तक दुश्मनी रख के बैठा हूँ। डार्विन कहीं दिख जाए मुझे। बहुत गलत काम किया इसने। देखो क्या किया। डार्विन का एक बड़ा बेहतरीन दोस्त था, डार्विन का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा बचपन का दोस्त था, जिसका नाम था बच्चों वेलिस। इसका नाम था वेलस। वेलस साहब ने क्या किया, वेलिस ने डार्विन को अपनी एक थ्योरी दी। वेलिस ने डार्विन को अपना एक लेटर दिया, और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, उस लेटर में पूरी की पूरी ये वाली थ्योरी लिखी थी। फिर सुनो। मैंने कहा डार्विन का एक बड़ा प्यारा दोस्त था। डार्विन के दोस्त ने उसे एक लेटर दिया कि यार डार्विन ये लेटर जरा तुम पहुंचा दो लाइल साहब को। यानी कि देखो, वेलिस है, वेलिस ने लेटर दिया। वेलिस को लेटर देना था किसे, एक और साइंटिस्ट को, इसका नाम था लायल। बीच में कौन आ गया, बीच में आ गया डार्विन। बीच में आ गया कौन, डार्विन। वेलिस ने अभी ये लेटर दिया है डार्विन को कि यार डार्विन तुम जरा मेरा ये पैगाम लायल तक पहुंचा दो। फिर सुनो। वेलिस के पास एक लेटर है, उसने लिखा है, उसने लेटर दिया है डार्विन को कि यार डार्विन तुम ये लेटर मेरा पहुंचा दो लायल को। लेकिन डार्विन की हो गई भाई नीयत खराब, डार्विन साहब की हो गई नीयत खराब। डार्विन ने कहा ऐसे कैसे, डार्विन ने कहा ऐसे कैसे। डार्विन ने उस लेटर को खोला और उसे पढ़ लिया। अब उस लेटर में पूरी की पूरी थ्योरी लिखी थी, उस लेटर में पूरी की पूरी थ्योरी लिखी थी। वेलिस का ये गुमान था, वेलिस का ये गुमान था कि जब ये लेटर मेरा लायल के पास जाएगा तो लायल उसे मेरे नाम से जो है वो पब्लिश कर देगा। वेलिस ने लेटर दिया है लाइल को कि तुम ये लेटर मेरा पब्लिश कर दो, लेकिन दिया किसके जरिए था, डार्विन के जरिए था। डार्विन ने ये लेटर आगे पास ही नहीं किया, डार्विन ने लेटर आगे पास ही नहीं किया। डार्विन लेटर अपने पास छुपा लिया, अपने पास छुपा लिया, और इस लेटर को पढ़ना शुरू किया। इस लेटर को बच्चों पढ़ना शुरू किया। और इसके 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, यानी कि इन 1859 डार्विन साहब ने अपनी थ्योरी निकाल दी। डार्विन साहब ने अपनी थ्योरी निकाल दी, अपनी बुक निकाल दी। इसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। देख रहे हो डार्विन की बेवफाई, डार्विन ने कैसा गेम किया अपने दोस्तों के साथ। बच्चों मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनो। मैंने कहा डार्विन जब सफर से वापस आ गया तो डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने आते के साथ ही 35 पेज पर एक स्केच लिख दिया, यानी अपने सफर का पूरा खुलासा लिख दिया। लेकिन 2 साल के बाद डार्विन ने उस खुलासे को बढ़ाकर 230 पेजेस वाला कर दिया। दूसरा पॉइंट सुनो। मैंने कहा डार्विन का एक बड़ा बचपन का अच्छा सा प्यारा सा दोस्त था,
उस दोस्त ने क्या किया, उस दोस्त के पास था एक लेटर कि यार डार्विन तुम ये लेटर मेरा साइंटिस्ट लायल को दे दो, वो पब्लिश कर देगा। डार्विन ने कहा ओके ब्रदर, मैं आपका जो लेटर है वो आगे भेज दूंगा। लेकिन डार्विन की हो गई नीयत खराब। डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने वो लेटर पढ़ लिया। डार्विन ने उस लेटर से मेन पॉइंट्स बाहर निकाल लिए और इस मेन पॉइंट को अपनी मदद के तहत अपनी लफ्जों में अपनी बुक में छाप दिया और उसका नाम दे दिया ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। और उसने वो बुक पब्लिश कर दी। उसने वो बुक पब्लिश कर दी, यानी कि वेलेस की जो मेहनत थी उसका सहरा अपने सर ले लिया। अब देखो, पीएमसी तुमसे पूछेगी, पीएमसी पूछेगी हु मोटिवेटेड डार्विन टू पब्लिश हिज थ्योरी। तुम क्या लगा के आओगे, डार्विन को मोटिवेशन कहाँ से मिली, वेलेस से मिली। क्योंकि अगर वेलेस अपना खत डार्विन को ना देता तो डार्विन कभी भी अपनी थ्योरी पब्लिश ना करता। देख रहे हो डार्विन ने किस तरह की जो है वो बेवफाई की अपने दोस्त के साथ। तो गालिब ने डार्विन के लिए ही कहा था कि मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे दोस्त भी क्या कमाल के हैं। तो वही बात है, डार्विन ने वेलेस साहब की ताउम्र जो मेहनत थी, जो उम्र भर की मेहनत थी, वो सारी की सारी बर्बाद कर दी। बेटा सेकंड पॉइंट ये है कि वेलेस ने अपनी एक थ्योरी लिखी। वेलेस का एक लेटर था जिसके अंदर मेन पॉइंट्स लिखे थे और वेलेस को वो लेटर भेजना था लायल को। मिसाल के तौर पे तुम्हें अगर अपना कोई असाइनमेंट हो, तुम्हें असाइनमेंट भेजना हो अनिल हुसैन की मैनेजमेंट को, और तुमने हैंड ओवर किया मेरे और मैंने आगे ना भेजा, तो समझो मैं डार्विन था। वेलिस के पास लेटर है, वेलिस को लेटर भेजना है लाइल को, लेकिन उसने भेजा किसके जरिए, डार्विन के जरिए। उसने दिया डार्विन को कि भाई डार्विन तुम ये मेरा लेटर आगे लाइल को दे देना। लेकिन डार्विन साहब ने की दगाबाजी। डार्विन साहब ने वो लेटर अपने पास रख लिया और उस लेटर को पढ़ के अपनी थ्योरी लॉन्च कर दी। बच्चों की ये बात समझ आई? बच्चों की ये बात समझ आई? क्या यहाँ तक बात समझ आई? अब तो बेचारा डार्विन भी जो है वो पता नहीं कहाँ होगा, कब का मर चुका है। तो अब तो डार्विन तो खुद ही वो बन गया होगा फॉसिल है। डार्विन साहब फॉसिल बन गए। अच्छा। बिल्कुल बदुआएं ले रहा होगा वेलिस की। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों आगे चलें। बच्चों अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें डार्विन की बताई है एक चालाकी। आगे आगे देखिए होता क्या है। तो कहते हैं ना कि इब्तिदाई इश्क है, घबराता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो आप जरा देखें आगे आगे क्या होने वाला है। अभी तो डार्विन की सिर्फ मैंने एक चालाकी एक्सपोज की है। अभी तो मैं आगे डार्विन को पूरा का पूरा एक्सपोज करूंगा। बिल्कुल। ये तो सिर्फ टीजर था भाई, फिल्म तो पूरी बाकी है आगे। अलवीना, जब हमने वैलिस का लेटर देखा ना, हमें उससे अंदाजा हुआ। क्योंकि वैलिस की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, वैलिस की रिसर्च ज्यादा है। डार्विन को तो कुछ इल्म नहीं था। डार्विन तो सिर्फ घूम कर आ गया नेवी के पैसों में। वो घूम कर आ गया और उसने बता दिया भाई प्लांट अलग है एनिमल अलग है फना फना। उसने आके जो बात की है ना, वो उसकी रिसर्च से बड़ी अलग थी। हमें इससे पता चला। बच्चों के आगे चलें, क्या आगे चलें। अच्छा मेरा एक मशवरा है, मेरी क्लास के बाद ना एक मरतबा बुक जरूर पढ़ लेना। ये सारे पॉइंट्स में हिट्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा आफ्टर 1 ईयर, लेटर के 1 ईयर के बाद, वैलिस का जो लेटर था वो उसको 1 साल पहले मिला था। डार्विन ने उस लेटर पर 1 साल तक काम किया और उसने 1 साल के बाद अपनी थ्योरी जो है वो लॉन्च कर दी। बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, जब डार्विन ने इस थ्योरी को अपना नाम दे दिया, हमारे पास अब कोई प्रूफ नहीं रहा। वैलिस पागल था ना, वैलिस ने क्यों भरोसा किया डार्विन पर। वैलिस को चाहिए था कि यही लेटर मुझे दे देता। उसको क्या जरूरत थी डार्विन को देने की यार।
अरीश फातिमा, लेकिन जो 230 पेज वाला ऐसे है, उस ऐसे में वो बातें नहीं थी जो बातें आज उसने अपनी थ्योरी में बताई हैं। डार्विन ने सिर्फ बताया था कि ये होता है वो होता है, लेकिन कैसे होता है ये सारी बातें बताई थी वेलिस ने, जो डार्विन सब खा गए। बच्चों के आगे चलें। ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक स्क्रीनशॉट। इसका एसएस लो और मुझे डन लिख दो। बच्चों एसएस लेकर मुझे डन लिख दो। वेलिस बेटा आज भी, हाँ सही कह रहे हो, शेर लिखता होगा डार्विन के लिए। चलो आगे चलते हैं। चलो। अच्छा देखो, डार्विन को अभी सिर्फ मैंने एक्सपोज करने की कोशिश की थी, अब आगे देखो डार्विन होगा एक्सपोज कैसे। डार्विन ने मुख्तलिफ साइंटिस्ट की चीजें कॉपी की हैं। अगर डार्विन की एक थ्योरी है ना, तो उस थ्योरी में सिर्फ डार्विन की हेल्प नहीं है, उस थ्योरी में सिर्फ डार्विन की कोशिश नहीं है, बल्कि उस थ्योरी में बहुत सारे साइंटिस्ट की कोशिश थी, जिनको बताए बगैर डार्विन ने उनकी थ्योरीज निकाली, उनकी रिसर्च निकाली, उसे पढ़ा और उसे अपनी थ्योरी में लिख दिया। मिसाल के तौर पे पहला साइंटिस्ट जिसका नाम था बच्चों लिनायस, मरहूम। पहला साइंटिस्ट था बच्चों लिनायस। और लिनायस ने क्या किया था, तो याद रखो, इसने बहुत ही अहम काम किया था। इसने बताया था हमें ऑर्डर ऑफ डायवर्सिटी ऑफ लाइफ। यानी कि अगर मैं आम जबान में बात करूँ, उसने की थी नेमिंग, ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग, प्लांट्स की नेमिंग, एनिमल्स की नेमिंग। यानी कि इसने टैक्सोनॉमी में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। दूसरे साइंटिस्ट थे मरहूम, जिनका नाम था लिमार्क। डार्विन ने लिमार्क को भी नहीं छोड़ा, लिमार्क को भी कॉपी किया। और लिमार्क ने क्या किया था, हम सब जानते हैं, लिमार्क गेव अस द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लिमार्क गिव्स अस द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तीसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था, तीसरे का नाम था मैथ्यूस। बिल्कुल ऐसा ही है, तीसरे का नाम था मैथ्यूस। मैथ्यूस ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था। मैथ्यूस ने ये कहा था कि जिस तरह जिंदगी बढ़ रही है, जिस तरह जिंदगी बढ़ी है, मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान है, वो एक है, फिर वो हो रहा है दो, फिर वो हो रहा है चार, और फिर वो हो रहा है आठ। यानी कि जिंदगी बहुत तेज बढ़ रही है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो प्लांट्स हैं, जो खाने की चीजें हैं, जो एनिमल्स हैं, वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। यानी कि अगर वो पहले एक है, फिर वो दो हुई, फिर वो तीन हुई, फिर वो चार हुई। मैथलस ने बताया था कि जिंदगी तो बहुत तेज जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज उतनी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ रही। तो एक मिनट, बच्चों के मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? बच्चों के मेरी आवाज आ रही है? हाय ना बताएं। ओके बच्चों। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था, मैं बल्कि डार्विन को एक्सपोज कर रहा था। मैं डार्विन को एक्सपोज कर रहा था कि डार्विन ने किस किस साइंटिस्ट को कॉपी किया है। दोबारा सुनो, मैंने कहा पहला साइंटिस्ट है लिनायस। लिनायस ने क्या किया था, ऑर्डर ऑफ डायवर्सिटी हमें दिया था, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की उसने नेमिंग की थी। फिर मैंने कहा दूसरा था लिमार्क। लिमार्क ने क्या किया, हम सब जानते हैं, थ्योरी दी किसकी, एवोल्यूशन की। तीसरा था क्या, मैथलुस। मैथलुस ने क्या किया, मैथलुस ने सबसे बड़ा काम किया। अगर डार्विन की थ्योरी, अगर मैं कहूँ कि वो 50%, ये चलें 78% बेस कर रही थी वेलिस के ऊपर, तो याद रखना 20% वो बेस कर रही थी मैथलुस के ऊपर। मैथलुस ने क्या किया, मैथलुस कह रहा है कि भाई एक इंसान है, उस इंसान के तीन बच्चे हैं, फिर उन तीन बच्चों के पांच पांच बच्चे हैं, फिर उन पांच बच्चों के तीन तीन बच्चे हैं, यानी कि जिंदगी तो बहुत तेज जा रही है,
इंसान तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहा है, लाइफ तो बहुत तेज आगे जा रही है, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, जो रहने की जगह है, वो बहुत कम आगे बढ़ रही है। यानी कि रिसोर्सेस कम आगे जा रही हैं। जैनब कह रही है सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चों? बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हेलो। अच्छा, सब कहें सर आवाज आ रही है। तो बच्चों मैं कह रहा था कि मैथ्यूस ने बताया कि भाई लाइफ जो है ना, लाइफ लाइफ तो बहुत तेज आगे जा रही है, 8 से फिर 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी, लाइफ तो बहुत तेज आगे जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम आगे जा रहे हैं। रिसोर्सेज बहुत कम आगे जा रहे हैं। और तुमने तुमने देखा होगा डार्विन की थ्योरी का एक पॉइंट था। तो डार्विन की थ्योरी का एक पॉइंट था, वो पॉइंट था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पूरा का पूरा बेस कर रहा था मैथ्यूस की थ्योरी पर। नहीं जाने ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। बच्चों डार्विन की थ्योरी में पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो पूरा का पूरा बेस कर रहा है किस पे? मैथ्यूस की थ्योरी के ऊपर। यानी कि डार्विन ने वेलेस को तो काटा ही काटा, मैथ्यूस की थ्योरी बच्चों चोरी कर ली। डार्विन साहब तो बहुत आगे तक चले गए। अच्छा बच्चों, चौथा साइंटिस्ट था, बताऊंगा भाई ने अभी आगे। चौथा साइंटिस्ट था, इसका नाम था बच्चों लायल। ये लायल कौन है? ये वही लायल है कि जिसको वेलेस अपना लेटर भेज रहा था। ये वही लायल है जिसको वेलेस अपना लेटर भेज रहा था। डार्विन ने इसको भी नहीं छोड़ा। लायल की बच्चों बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है, और वो कंट्रीब्यूशन है बच्चों किसकी तरफ? जियोलॉजी की तरफ। एंड व्हाट इज जियोलॉजी? जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड इट्स एवोल्यूशन। बच्चों के मेरी बात समझ आ रही है? जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड इट्स एवोल्यूशन। डार्विन को जो थ्योरी मिली एवोल्यूशन की, जो उसे कॉन्सेप्ट दिया गया अर्थ का कि भाई अर्थ में क्या हो रहा है, किस तरह जानवर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरह माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ का एनवायरनमेंट है, फना फना, सारी की सारी बातें इसने कहाँ से छापी? इसने छापी लाइल की स्टडी से। और आखिरी साइंटिस्ट था जिसका नाम था बच्चों, जिसका नाम था बच्चों लेवियर। और लेवियर साहब ने क्या किया? लेवियर साहब ने बच्चों फॉसिल पर काम किया था। जो डार्विन साहब जाके कमेंट पास कर देते हैं कि भाई फॉसिल मुख्तलिफ है, तो लफ्ज फॉसिल कहाँ से मिला? इसे फॉसिल क्या पता है, इसे क्या मालूम फॉसिल क्या है? तो फॉसिल, इसने फॉसिल का आइडिया लिया लेवर की स्टडी से, लेवियर की रिसर्च से। बेटा जियोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड इट्स एवोल्यूशन, कि अर्थ किस तरह बना, अर्थ में क्या क्या चीजें हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितना ओशियन है, क्या क्या अर्थ में हो रहा है, और अर्थ किस तरह बदल रहा है। मैंने बात की थी ना, अर्थ मुसलसल एक्सपेंड कर रहा है और बड़ा हो रहा है, इस तरह की बातें सारी। बच्चों क्या ये सारी बातें क्लियर हैं? बच्चों क्या ये सारी बातें क्लियर हुई? बच्चों अब सुनो, पीएमसी क्या करेगी? पीएमसी तुम्हें बोलेगी हु गिव द ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, तो तुम बताओगे लिनायस। ठीक है। पीएमसी बोलेगी, पीएमसी बोलेगी हु स्टडीड अबाउट जियोलॉजी, तुम बोलोगे लायल। पीएमसी बोलेगी हु इंट्रोड्यूस द टर्म फॉसिल और प्लांटोलॉजी, तुम बोलोगे लेवियर। ये तुम्हारी फेडरल की बुक में पॉइंट्स लिखे गए हैं, जिनको मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया है। पीएमसी तुमसे बस यही एमसीक्यू पूछेगी कि भाई फला काम किसने किया, फला थ्योरी किसने दी, फला रिसर्च किसने की, तो तुम ये बताओगे। ये बात समझ आई बच्चों? ये बात समझ आई बच्चों? बेटा फॉसिल, फॉसिल कहते हैं मुर्दा चीजों की बच जाने वाली चीजें। मुर्दा जो चीज मर गई हैं उनकी बच जाने वाली हड्डियां, उनकी बच जाने वाली चीजें, बकायात उनकी, वो कहलाता है फॉसिल। बच्चों के आगे चलें, बच्चों के आगे चलें। बच्चों टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। जी असद बोलें।
बेटा मैथ्यूस कह रहा है कि जिस तरह जितनी तेजी से जिंदगी आगे बढ़ रही है, मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान है, उसके दो बच्चे हैं, फिर उसके दो बच्चों के चार बच्चे हैं, उसके चार बच्चों के फिर पांच पांच बच्चे हैं, जिस तरह जिंदगी तेजी से बढ़ रही है, रिसोर्सेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। रिसोर्सेज बहुत कम बढ़ रही हैं। जो खाने पीने की अशियां हैं, जो रहने की जगह है, पानी बहुत कम पड़ गया हमें आज। सिंध में 58% कमी है पानी की इस वक्त। तो जो जिंदा रहने वाली चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो इतनी तेज नहीं बढ़ रही। बेटा पॉइंट 4, असद कह रहे हो पॉइंट 4, तो बेटा पॉइंट 4 है लायल। लायल की स्टडी थी जियोलॉजी की, यानी कि अर्थ की एवोल्यूशन, द स्टडी ऑफ अर्थ। बच्चों क्या मैं आगे चलूं? क्या मैं आगे चलूं बच्चों? एक स्क्रीनशॉट, एसएस ले लो बच्चों, एसएस ले लो। ओके, अब आ जाओ डार्विन की थ्योरी पर। आओ अब बात कर लेते हैं डार्विन की थ्योरी पर। डार्विन थ्योरी, तो याद रखो डार्विन की थ्योरी में ना दो बड़े अहम पॉइंट्स हैं। डार्विन का पहला पॉइंट है, डार्विन का पहला पॉइंट है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो एंसिस्टर थे, मिसाल के तौर पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम से जो लोग आए हैं, उसके बाद दुनिया में आज तक जो लोग आ रहे हैं, उनमें थोड़ी बहुत एवोल्यूशन हुई है। यानी कि डार्विन साहब कहते हैं कि भाई जिंदगी एक दरख्त की मानद, देखो ये एक है, ये एक है। अब इस एक के देखो, मिसाल के तौर पे दो बच्चे हो गए, अब इस दो के देखो, दो हो गए, इनके दो हो गए, इनके दो हो गए, इनके दो हो गए, इनके दो हो गए। तो डार्विन कहता है बच्चों, डार्विन कहता है जो ये है ना, ये वाला जो होगा वो इससे मुख्तलिफ होगा, जो ये वाला होगा वो इससे मुख्तलिफ होगा। डार्विन कह रहा है जैसे जैसे नए लोग आ रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन है, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि डार्विन ने या लिमार्क ने एग्जांपल दी थी, लिमार्क ने कहा था कि भाई अगर ये हॉर्स है ना, तो ये जिराफ है। यानी कि जो नए लोग आ रहे हैं, जो नई जिंदगी आ रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ एवोल्यूशन हो रही है, उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है। अब वो मॉडिफिकेशन कैसे हो रही है बच्चों? अब वो मॉडिफिकेशन कैसे हो रही है? तो इसके लिए डार्विन ने कहा बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? तो इस नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ अभी 3 पॉइंट्स और समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है ओवर रिप्रोडक्शन। व्हाट इज ओवर रिप्रोडक्शन? अब जरा मुझे एक बात बताना, मिसाल के तौर पे क्लास में 30 बच्चे हैं, क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, और अगर मुझे जांचना है कि इन 30 बच्चों में सबसे अच्छा कौन है, अगर मुझे पूरी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा निकालना है, तो मुझे बताओ क्या मैं उसका मुकाबला किसी दो के साथ करवाऊं, या मैं उसका मुकाबला सबके साथ करवाऊं? 5 बच्चों में फर्स्ट आना कमाल है, या 30 बच्चों में फर्स्ट आना कमाल है? आमिर कह रहे हैं सर मैं हूं सबसे अच्छा। बेटा मैं दिखने की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। बच्चों ये बताओ कि अगर किसी बच्चे को फर्स्ट आना है, तो क्या 5 बच्चों में फर्स्ट आना बेहतर है, या 30 बच्चों में फर्स्ट आना बेहतर है? 30 बच्चों में ना, जो 30 बच्चों में फर्स्ट आया है, यकीनन उसने कमाल किया है। डार्विन यही कह रहा है। डार्विन कह रहा है कि ओवर रिप्रोडक्शन से क्या होगा, इंसान ज्यादा बनेंगे, लाइफ ज्यादा बनेगी। और जब लाइफ ज्यादा बनेगी तो कुदरत के पास पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, कुदरत के पास चांसेस ज्यादा हैं। वो इनमें से बेहतर निकालेगी, इनमें से बेहतर की तलाश करेगी। नेचर इनमें से बेहतर की तलाश करेगी। अब जब लोग ज्यादा होंगे, तो जिनको तलाश करेगी जाहिर है वो सबसे बेहतर होंगे। क्योंकि मैंने कहा अगर लोग कम होते, अगर सिर्फ 5 लोग होते, तो उन 5 लोगों में फंसाना कमाल नहीं था, लेकिन 30 लोगों में फंसाना कमाल है। ये पॉइंट समझ आया? अगर ज्यादा लोग होंगे तो कुदरत के लिए, तो नेचर के लिए उनमें से फर्स्ट को निकालना, बेस्ट को निकालना बच्चों आसान होगा।
उनमें बहस को निकालना आसान होगा, क्योंकि आप ज्यादा लोगों को देखकर बासानी फर्स्ट या सेकंड निकाल सकते हैं। क्या पॉइंट समझ आया? क्या ओवर रिप्रोडक्शन का फायदा पता चला? बच्चों हाय ना बोलो। बच्चों यस और नो बोलो। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा एक दोस्त है, कि चलें अपनी बात कर लेते हैं। किस्सा बतूल मुझे बताएं, अगर मैं कह रहा हूँ कि किस्सा बतूल क्लास में फर्स्ट आई है, लेकिन अगर उस क्लास में बच्चे ही सिर्फ 3 हो, तो क्या फायदा फर्स्ट आने का। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि किस्सा बतूल ने पूरे कोचिंग में टॉप किया है, तो मुझे बताएं कौन सी लाइन ज्यादा अच्छी है, कौन सी अचीवमेंट बड़ी है। अचीवमेंट बड़ी हुई है पूरे कोचिंग में टॉप करना, ऐसा ही है ना। तो जब आपके लिए मौके ज्यादा हैं, जब आपके पास चांसेस ज्यादा हैं, पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, तो आपके लिए फायदा होगा। तो आपके लिए मिसाल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको एमडी कैट टॉप करना है, और एमडी कैट टॉप करने के लिए मैं आपको 5 बुक दे रहा हूँ, क्या 5 बुक्स के साथ पढ़ के आप एमडी कैट टॉप कर पाएंगे, या सिर्फ एक बुक से पढ़ के टॉप करेंगे आप? यकीनन आप जब ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा टॉप करेंगे। इसलिए कुदरत की मिसाल भी ऐसी है, जब नेचर के पास लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो उन लोगों में से अच्छे लोग निकालना, ऐसे लोग निकालना जो आगे तक सरवाइव कर सके, नेचर के लिए आसान हो जाता है। आप सुनो, यानी कि डार्विन ये कह रहा है कि हर इंसान ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है। और जरा मुझे बताओ कि ये पॉइंट उसने चोरी कहाँ से किया? तो तुम्हें याद होगा ये पॉइंट उसने चोरी किया है मैथलस से, क्योंकि मैथलस ने कहा था जिंदगी बहुत तेज बढ़ रही है। मैथलस ने कहा था जिंदगी बहुत तेज बढ़ रही है। अगला पॉइंट क्या था? मैथलस ने कहा था जिंदगी तो तेज जा रही है, लेकिन रिसोर्सेज तेज नहीं जा रही। और इसी पॉइंट को कॉपी किया और कह दिया क्या? बच्चों कह दिया क्या? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, बेटा क्या मतलब है इस बात का? जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ बच्चों। 10 लाख बच्चे हैं, चलो 10 लाख बच्चे नहीं है, 2 लाख बच्चे हैं। 2 लाख बच्चे हैं जो एमडी कैट में अपेयर होंगे, लेकिन कुल सीटें कितनी हैं? कराची की सीटें हैं कोई 800 सीट हैं कराची में। क्या आपको ये बात मालूम है? 2 लाख बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान में, और आपके पास सीटें कितनी हैं? सिर्फ 800 सीट्स हैं। तो इन 800 सीट के लिए जो मुकाबला होगा, क्या वो मुकाबला सख्त होगा या आसान होगा? बच्चों बताओ मुझे। बच्चे बहुत सारे हैं, सीटें बहुत कम हैं, क्या उन कम सीटों के लिए मुकाबला सख्त होगा या आसान होगा? बच्चों सिर्फ आपकी नीपा ब्रांच के अंदर एम कैट के 2000 बच्चे हैं। और आपको पता है डाओ की जो सीट्स हैं, डाओ मेडिकल की सीट सिर्फ 350 है। जिन्ना की सीट सिर्फ 300 है। जिन्ना की सीट सिर्फ 300 है। केएमडीसी की सीट सिर्फ 250 है। तो जब सीट्स कम है, तो जाहिर है मुकाबला होगा। मैथलेस वाली बात कि भाई लोग तो ज्यादा हैं, क्योंकि लोग ज्यादा क्यों हैं? ओवर रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन सीट कम है, तो जाहिर है उस सीट पर मुकाबला हो रहा होगा। यानी स्ट्रगल हो रही होगी मौजूदगी के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिंदा रहने के लिए, कामयाब होने के लिए एक टक्कर हो रही होगी, एक मुकाबला हो रहा होगा। कई 2 पॉइंट समझ आए? बच्चों क्या 2 पॉइंट समझ आए? तीसरा पॉइंट डार्विन कह रहा है भाई इनमें जिंदा वो रहेगा, इनमें कामयाब वो रहेगा जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट होगा, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या मतलब है इस बात का? डार्विन कह रहा है जो सबसे बेहतर होगा वही जिंदा रहेगा, जो सबसे बेहतर होगा वही जिंदा रहेगा। और मैं कह रहा हूं जो सबसे ज्यादा पढ़ेगा, जो सबसे ज्यादा कोशिश करेगा वही सीट हासिल करेगा, वही एमकेट टॉप करेगा। बच्चों देखो इसको आप करो चेंज। पहला पॉइंट बच्चे, मैंने कहा बच्चे बहुत ज्यादा हैं। दूसरा देखो, सीट कम है, सीट कम है, ठीक है। तीसरा क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बेहतर ही कामयाब होगा। क्या ये 3 पॉइंट समझ आए?
लेकिन डार्विन को एक पॉइंट और मिला। डार्विन ने कहा भाई वेलेस की थ्योरी का कुछ तो फायदा हो। डार्विन ने कहा कि भाई इन सब में जिंदा कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, ये डिसाइड करने वाला कोई एक होगा। ये डिसाइड करने वाला कोई एक होगा, और वो डिसाइड कौन करेगा बच्चों को? डिसाइड कर रहा होगा नेचर। यानी कि जो कामयाब हो रहा होगा ना, वो टोटली नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर बता रहा होगा। बच्चों की यही बातें समझ आई? क्या डार्विन की थ्योरी समझ आ गई? बच्चों डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि जो हमारे एंसेस्टर से, जिनसे हम आ रहे हैं, जिनसे हम जिंदा हो रहे हैं, जिनसे हम प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्या थे? वो हमसे मुख्तलिफ थे। यानी कि अगर मैं हूँ, अगर मेरे आगे जाके बच्चे होंगे, और जो 2000 साल बाद जो लोग होंगे, जो 2000 साल बाद जो लोग होंगे, वो मुझसे मुझसे मुख्तलिफ होंगे। उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी, उनमें कुछ एवोल्यूशन होगी। बेटा पॉइंट नंबर 4 है कि इन सब में, इन हालात में जिंदा वही रहेगा जिसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी। एंड व्हाट इज नेचर? नेचर इज एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट जिसको जिंदा रहने की ताकत देगा, वही आगे रिप्रोड्यूस करेगा। यानी कि कोरोना आया था, कोविड ने जिसे छोड़ा, आज वही जिंदा है। ऐसा ही है ना? कोविड ने जिसे छोड़ा और जिसे पकड़ लिया, वो आज मर चुका। लेकिन कोविड ने जिसको छोड़ दिया, जिसको मोहलत दे दी, वो आज जिंदा है, वो आज रिप्रोड्यूस कर सकता है। यही वाली बात है कि नेचर डिसाइड करेगा डार्विन के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, डार्विन के मुताबिक। बेटा मिसाल के तौर पे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। एक एनिमल ऐसा है जो इस बारिश में इंजॉय कर रहा है, इस बारिश में घूम रहा है, फिर रहा है। लेकिन एक जानवर ऐसा है जो इस बारिश में नजले का शिकार होकर मर रहा है। आपने देखा होगा अक्सर औकात बारिश में गाय मर जाती हैं, बारिश में जो है वो क्या कहते हैं, बकरे मर जाते हैं। देखा होगा आपने, बीमार हो जाते हैं। तो जो इन सब चीजों को जो फेस कर पाएगा ना, वही जिंदा रहेगा, वही आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगा। क्या डार्विन की थ्योरी समझ आ गई? बच्चों क्या डार्विन क्लियर हुआ? हाँ या ना बताओ, यस और नो। टेक स्क्रीनशॉट, इसका एसेस ले लो बच्चों, इसका एसेस ले लो, डन का मैसेज कर दो मुझे। टेक एसेस। शुक्रिया मेरा। अच्छा बच्चों, लेकिन डार्विन तो बड़ी बातें कर रहा है, एवोल्यूशन एवोल्यूशन। डार्विन के साथ हो गया मगाफाते अमल। क्या हो गया? मगाफाते अमल। डार्विन की अपनी थ्योरी में एवोल्यूशन आ गया। डार्विन की अपनी थ्योरी को साइंटिस्ट ने चेंज कर दिया। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने डार्विन की थ्योरी को बहुत ज्यादा चेंज किया, और डार्विन की थ्योरी का नाम रख दिया क्या बच्चों? न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म। व्हाट इज मीन बाय न्यू डार्विनिज्म? डार्विन की थ्योरी आज, यानी आज 2022 में, आज 2022 में मैं डार्विन की थ्योरी को किस तरह देख रहा हूँ, ये है न्यू डार्विनिज्म। आमिर बस 10 से 20 मिनट, मुझे लग रहा है कहीं जाना है आपको। और कहाँ जाना है मैं समझ गया, तो बताया था आपने मुझे पिछली क्लास में। ऐसा ही है ना? अच्छा बच्चों, आज 2022 में मैं डार्विन की थ्योरी को किस तरह देख रहा हूँ, ये है न्यू डार्विनिज्म। यानी आज अगर कोई मुझसे आज पूछे कि मुनीब ये बताएं कि एवोल्यूशन कैसे आ रही है, तो मैं कहूंगा कि भाई साइंटिस्ट ने बताया है कि आज के दौर में एवोल्यूशन आने की 5 वजूहत। बच्चों आज के दौर में एवोल्यूशन आने की 5 वजूहत हैं। बेटा पांचवा पॉइंट था नेचर सिलेक्शन, जो कि मैंने डाली थी ना हेडिंग, वही था पांचवा पॉइंट भी। सॉरी, फोर्थ पॉइंट। अच्छा जी, तो आज के दौर में डार्विन थ्योरी के मुताबिक बच्चों एवोल्यूशन आने की 5 वजूहत हैं। पहली वजह है जीन म्यूटेशन। बच्चों व्हाट इज जीन म्यूटेशन? व्हाट इज जीन म्यूटेशन? अगर क्रोमोसोम में मौजूद जीन, बच्चों अगर डीएनए के अंदर मौजूद जो जीन है, अगर उस जीन में कोई खराबी आ जाए,
अगर उस जीन की सीक्वेंस चेंज हो जाए तो हम इसे कहते हैं म्यूटेशन। बिल्कुल जीन खराब हो जाए, जीन बदल जाए, तो हम उसे कहते हैं म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन की वजह से भी ऑर्गेनिज्म चेंज हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, अगर आपको याद हो क्या हो रहा है इससे, इससे थर्ड पर्सन बन रहे हैं, आपको याद होगा। यानी कि जीन म्यूटेशन से एवोल्यूशन आ सकती है। अगर बहुत सारे लोगों के एक साथ जीन म्यूटेट कर जाएं तो क्या होगा, एवोल्यूशन आ सकती है। जीन में अगर बिगाड़ आ जाए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इंसानी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट है बच्चा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कौन बताएगा? व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कौन बताएगा? बच्चों आपने मियोसिस माइटोसिस पढ़ा होगा, आपने मियोसिस माइटोसिस पढ़ा होगा। एक इवेंट होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें दो जीन अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे होते हैं, दो जीन अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे होते हैं। क्या होता है वो, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो गई, अगर, ये देखो कौन है ये, आमिर ने बहुत अच्छा बताया मुझे, गुड बेटा गुड। बेटा अगर, अगर एक्सचेंज करते वक्त कोई मसला आ गया, अगर ये आगे पीछे हो गई इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यानी कि इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी बच्चों क्या होगा, आपका एवोल्यूशन हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो गई क्या होगा, इसकी वजह से भी एवोल्यूशन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, बेटा तीसरा पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि वही बात है कि जिसको नेचर चाहेगा इजाजत देगा, जिसको कुदरत चाहेगी इजाजत देगी। यानी कि बारिश कुछ लोगों को मार देती है और कुछ लोगों को जिंदा छोड़ देती है। कुछ लाइफ ऐसी हैं जो बारिश की वजह से मर जाती हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो शदीद गर्मी की वजह से मर जाते हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो शदीद सर्दी की वजह से मर जाते हैं। यानी कि ये डिपेंड कर रहा है किस पे, नेचुरल सिलेक्शन पर भी। आगे चलें, चौथी चीज है, बड़ी अहम चीज है, जिसे हम कह रहे हैं क्या, जेनेटिक, बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या जानते हैं इसके मुताबिक आप, बड़ी अहम चीज है ये। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, मिसाल देता हूँ बच्चों। अगर साउथ अफ्रीका के लोग आपने देखे, साउथ अफ्रीका में लोग कैसे होते हैं, साउथ अफ्रीका में लोग क्या चेंज होते हैं हमसे ना? बच्चों मुझे जवाब दें, साउथ अमेरिका में, सॉरी साउथ अफ्रीका में लोग कैसे होते हैं, काले काले अजीब अजीब बालों वाले। अगर वो उठकर पाकिस्तान आ जाए, अगर उनका एक बहुत बड़ा रेला उठ के पाकिस्तान आ जाए, अगर वो माइग्रेट कर जाएं, तो क्या पाकिस्तान की आगे आने वाली पॉपुलेशन हम जैसी होगी? बच्चों बताओ, बच्चों बताओ। नहीं ना, अगर अमेरिका के गोरे, अगर अमेरिका के गोरे हिजरत कर जाएं, माइग्रेट कर जाएं पाकिस्तान, तो मुझे बताओ क्या पाकिस्तान की आगे आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी ऐसी होगी? नहीं होगी। बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं किसी भी तरह की जो पॉपुलेशन है उसमें सडन चेंज आना। ड्रिफ्ट क्या होता है बेटा, गाड़ी जा रही होती है, गाड़ी जा रही होती है और एकदम ड्रिफ्ट मार देती है। इसी तरह बेटा लाइफ जारी है और एकदम चेंज हो जाए, यानी कि कोई माइग्रेशन हो जाए, कोई माइग्रेशन हो जाए, कोई और हो जाए, कोई बड़ा तूफान आ जाए, यानी कोई ऐसी चीज आ जाए जो जिंदगी बिल्कुल बदल दे, जिंदगी बिल्कुल बदल दे, फ्लक्चुएशन हो जाए, सडन चेंज आ जाए। और उसकी मिसाल क्या है, उसकी मिसाल है माइग्रेशन। उसकी मिसाल क्या है बच्चों, माइग्रेशन। और मैंने कहा अगर साउथ अफ्रीका के लोग उठकर पाकिस्तान आ जाएं तो क्या होगा, पाकिस्तान की जो आगे पॉपुलेशन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। कोरोना वायरस क्या था, कोरोना वायरस व्हाट जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि उसके आने से जिंदगी एकदम से चेंज हुई थी, उसके आने से लाइफ एकदम से चेंज हुई थी। अगर कोरोना रहता और लोग आज तक मास्क पहनते और लोग आगे 200 साल तक मास्क पहने रहते, तो मैंने कहा था उनके कान बाहर आ जाते, उनके कान थोड़े से बाहर की जाने आ जाते। और उनके कान बाहर आने की अगर हमसे कोई पूछता कि ये एवोल्यूशन किसकी वजह से हो रही है, तो आप कहते भाई ये एवोल्यूशन हो रही है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का कौन सा फैक्टर था, तो आप बताते कोरोना वायरस था।
बच्चों की बात समझ आई? मनाल फातिमा, टेंशन नॉट, मैं अभी इसका रिव्यू दोबारा दूंगा, बेफिक्र रहें, मैं से अभी इसका मैं ओवरव्यू दूंगा। बच्चों पांचवी चीज बड़ी अहम है, पांचवी चीज बड़ी अहम है, पांचवी चीज है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? बेटा अगर मैं शादियों पर लगा दूं पाबंदी, कि अगर मैं कहूं कि भाई जो हमारे मुल्क के पठान लोग हैं, अगर पठान से पठानों में ही शादी करें, अगर बलोच से बलोच में शादी करें, अगर पंजाबी से पंजाबी में शादी करें, अगर मैं ये कह दूं तो क्या होगा? बच्चों क्या होगा? क्या एवोल्यूशन होगी नहीं होगी? बच्चों अगर मैं कह दूं कि जो लोग साउथ अफ्रीका से आए हैं वो सिर्फ साउथ अफ्रीकन लोगों से ही शादी कर सकते हैं, जो लोग पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान के लोगों से ही शादी कर सकते हैं, ये लेकिन अगर मैं इससे हटा दूं, मैं कह दूं कि भाई साउथ अफ्रीका के लोग यहाँ आ जाएं, पाकिस्तान के लोग वहां चले जाएं, आपस में शादी कर लें, मसला नहीं है, अगर मैं ये वाली बात कर दूं, क्या हो जाएगा? एवोल्यूशन हो जाएगी। उनके कैरेक्टर्स हम में आ जाएंगे, हमारे कैरेक्टर्स वहां चले जाएंगे, ऐसा ही है ना बच्चों? ऐसा ही है ना? इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर आपने इसमें बिगाड़ की, अगर आपने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को खत्म किया, इसमें बिगाड़ की, क्या हो जाएगा? एवोल्यूशन हो जाएगी। हम कहते हैं ना कजन मैरिज, क्या हो रहा है? करेक्टर्स आपस में ही चेंज हो रहे हैं। कजन मैरिज में क्या हो रहा होता है? और कजन मैरिज में हाई चांस होता है किसका? डिजीज का, क्योंकि आपके एंसेस्टर से जो आपके अंदर कोई जीन आ रहा है, अगर आप कैरियर हैं, वो क्या होगा? वो आपके अंदर ही एक्सचेंज हो जाएगा। बच्चों मैं अपने पांचों पॉइंट का फिर से रिव्यू दे रहा हूँ। पहला पॉइंट था जीन म्यूटेशन। व्हाट वाज जीन म्यूटेशन? मैंने कहा अगर जीन खराब हो जाए, अगर जीन में कोई बिगाड़ आ जाए, जीन का खराब हो जाना, बिगड़ जाना, कॉल्ड जीन म्यूटेशन। अगर जीन खराब हो जाएगा तो क्या होगा उससे? बच्चों उससे हो जाएगी एवोल्यूशन। मिसाल के तौर पे अगर जीन कम या ज्यादा हो जाए, यानी कि अगर जीन में मसला आने की वजह से क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन ज्यादा हो जाएंगे, और ये भी एक तरह की एवोल्यूशन है। दूसरा देखो, मैंने कहा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? मैंने कहा क्रॉसिंग ओवर के दरमियान इंफॉर्मेशन का गलत आ जाना, इंफॉर्मेशन की सीक्वेंस खराब हो जाना या गलत आ जाना। मैंने कहा ये भी है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर ये ज्यादा हो जाए उससे क्या होगा बच्चों? एवोल्यूशन हो जाएगा। तीसरा है नेचुरल सिलेक्शन। तीसरा है क्या? नेचुरल सिलेक्शन। मैंने कहा अगर किसी मुल्क में सुनामी आ जाए, अगर किसी मुल्क में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, अगर किसी मुल्क में हीट स्ट्रोक आ जाए और वो कुछ लोगों को मार दे, कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दे, तो ये क्या है? ये नेचर की अपनी मर्जी है, ये नेचर की मर्जी है, कुदरत की मर्जी है। तो नेचर भी एवोल्यूशन में अपना किरदार अदा कर रहा है। फोर्थ वन देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मैंने कहा अगर किसी मुल्क के लोग हिजरत कर जाएं, अगर किसी मुल्क के लोग वहां से हिजरत कर जाएं और कोई सडन चेंज ले आए, कोई अगर सडन चेंज नहीं आए, तो वो क्या होगा? वो भी एवोल्यूशन कॉज करेगा, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज करेगा। आगे देखो, मैंने कहा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर मैं अगर मैं किसी आइसोलेशन को तोड़ दूं, अगर मैं कह दूं कि भाई साउथ अफ्रीका के लोग यहाँ पर आके रिप्रोड्यूस कर जाएं, अगर पाकिस्तान के लोग अमेरिका जाके रिप्रोड्यूस कर जाएं, क्या हो जाएगा? एवोल्यूशन हो जाएगी। हमारे कैरेक्टर्स उनके उनके अंदर और उनके कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ जाएंगे, जो कॉज करेंगे क्या? एवोल्यूशन। क्या ये पांचों पॉइंट समझ आए? बच्चों के पांचों पॉइंट समझ आए? प्लीज जवाब दें, हाँ या ना में। बच्चों क्या समझ आया? अरीश फातिमा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये है कि अगर मैं किसी मुल्क के लोगों को इजाजत दे दूं, मिसाल के तौर पे कजन मैरिज है, या अगर कोई दो लोग पठान है और उनका जो जाहिर सी बात है, उनका जो बेटा होगा या बेटी होगी वो भी उन्हीं कौम से होगी, और उनमें कैरेक्टर भी उनके वाले ही आएंगे। लेकिन अगर मैं इस आइसोलेशन को तोड़ दूं, क्या कॉज करेगा? एवोल्यूशन कॉज करेगा। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल लो, देखो अमेरिकन काउ अलग है,
पाकिस्तानी गाय अलग है। देखा होगा ना आपने, हम कहते हैं भाई ऑस्ट्रेलियन काव आ गई। ऑस्ट्रेलिया की काव अलग है, पाकिस्तानी काव अलग है। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन की काउस को, अगर मैं ऑस्ट्रेलियन गाय को यहाँ ले आऊँ और मैं यहाँ ला के उसको फ्री कर दूं कि भाई आप यहाँ पर रिप्रोड्यूस करो, तो क्या करेगी? वो पाकिस्तानी गाय के साथ रिप्रोड्यूस करेगी। उससे क्या होगा? उससे हो जाएगी एवोल्यूशन, यानी कि पाकिस्तान के अंदर गाय की जो पॉपुलेशन है वो भी थोड़ी बहुत चेंज होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं क्रॉस। लड़के जानते होंगे, क्योंकि जाहिर है गायों का, बकरों का शौक लड़कों को होता है। एक गाय आती है ऑस्ट्रेलियन, क्या देखी है आप लोगों ने? ऑस्ट्रेलियन गाय और पाकिस्तानी गाय में बहुत फर्क होता है उसमें। गुड माही। बस बेटा कुछ दिनों की बात है, मंडी लगने वाली है। जेनेटिक ड्रिफ्ट है, सडन चेंज। सडन चेंज, सडन चेंज इन दी पॉपुलेशन। अब उसके अंदर आती है हिजरत भी, माइग्रेशन भी उसके अंदर आ सकती है। क्योंकि बेटा ये सडन चेंज है अली फातिमा, ये सडन चेंज है, कोई स्पेसिफिक नहीं है ये बता के नहीं होती। अच्छा बच्चों, टेक स्क्रीनशॉट, इसका एसेस चलें। और मैं बढ़ रहा हूँ आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर। इसका एसेस चलें बच्चों। एसेस के बाद डन लिख दें मुझे। बेटा नेचुरल सेक्शन है कुदरत का कमाल, यानी कि बारिश हो गई, बकरे मर गए। कुछ बकरे मर गए, कुछ जिंदा रह गए। जो जिंदा रह गए उन्हें कुदरत ने दी है परमिशन कि भाई आप जी लो। जो मर गए उन्हें कुदरत ने मार दिया। सिंपल। ओके बच्चों। बेटा लास्ट हमारे पास जो चीज है उसे हम कह रहे हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। बच्चों मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। क्लास के बाद एक नज़र इस चैप्टर की रीडिंग जरूर कीजिएगा। अच्छा जी। बच्चों एवोल्यूशन के हमें दलाइल कहाँ से मिलते हैं? हमें एवोल्यूशन के एविडेंसेस कैसे मिलते हैं? हमें कैसे पता कि एवोल्यूशन वाकई हो रही है? यानी कि एवोल्यूशन कोई कहने वाली बातें नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बात है, ये वाकई हकीकत है। हमें ये कैसे मालूम हुआ? तो याद रखो, हमें ऐसे मालूम हुआ कि हमारे पास 5 चीजें ऐसी हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ भाई वाकई एवोल्यूशन हो रही है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है बच्चों बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी। बेटा जब हमने बायो जियोग्राफी को स्टडी किया, जब हमने बायो जियोग्राफी को स्टडी किया, तो हमें इस बात का इल्म हुआ कि हर खित्ते के एनिमल्स अलग हैं। हर खित्ते में पाए जाने वाले एनिमल्स थोड़े से अलग हैं। डॉल्फिन पाकिस्तान में बहुत कम पाई जा रही है, ऐसा ही है ना। पोलर बेयर पाकिस्तान में बहुत कम पाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका में कॉमन है। यानी कि हर खित्ते का जब इन्वायरमेंट अलग है, तो हर खित्ते के जानदार भी अलग हैं, जो मुझे ये बता रहे हैं कि बाकी एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन क्यों है? कि एवोल्यूशन बता रही थी कि भाई नेचर डिसाइड करेगा। जिंदा वो रहेगा जो कि स्ट्रगल कर पाएगा, सीट वो हासिल करेगा जो कामयाब हो जाएगा स्ट्रगल करने में, जिसको नेचर परमिशन देगा। तो बायोजियोग्राफी क्या कह रही है? कि जो किसी मुल्क के एनवायरनमेंट को फेस कर गया वही वहां पर जिंदा रहेगा। यानी कि इसकी मिसाल एक आपकी बुक में दी गई है कि आर्मडाइल जो हैं बच्चों, आर्मडाइल क्रोकोडाइल की तरह के होते हैं, लेकिन ये मैमल हैं। ये होते हैं बच्चों क्रोकोडाइल और लेजर्ड का कुछ क्रॉस टाइप कुछ होता है ना। आप जब इसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बड़ा तो जो आर्मडाइल हैं याद रखिएगा, ये पाए जाते हैं सिर्फ अमेरिका में। आर्मोडाइल्स आर फाउंड ओनली इन अमेरिका। ये सबसे बड़ी दलील है एवोल्यूशन की। कैसे? क्योंकि अगर अगर डार्विन की बात गलत होती, अगर डार्विन की थ्योरी गलत होती, तो ये सारी की सारी चीजें, ये आर्मोडाइल पाकिस्तान में भी होती, इंडिया में भी होती, फ्रांस में भी होती, लेकिन ये वहां पर नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन्हें ग्रो करने के लिए सर्टेन इन्वायरमेंट चाहिए, सर्टेन कंडीशंस चाहिए, जो इन्हें कहाँ मिल रही हैं? जो इन्हें सिर्फ अमेरिका में मिल रही हैं। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ ना जवाब दें बच्चों।
एक बार फिर सुन लो। बायोजियोग्राफी कह रही है कि हर खित्ते का, दुनिया में मौजूद अर्थ जो है, हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे मौजूद हर कंट्री का टेम्परेचर अलग है, हर कंट्री की कंडीशन अलग है, हर कंट्री का अपना एक कल्चर है, हर कंट्री का अपना एक इन्वायरमेंट है। और इसी इन्वायरमेंट को फेस करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने। जो जिस इन्वायरमेंट को फेस करेगा वो वहां पर जिंदा रह पाएगा। अगर आप आर्मिडाइल को पाकिस्तान ले आएंगे उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन अगर आप आर्मिडाइल को अमेरिका में रहने देंगे वो जिंदा रहेगी। एक और एग्जांपल, अगर आप डॉल्फिन को गंदे पानी में ले आएंगे, डॉल्फिन की मौत हो जाएगी, क्योंकि डॉल्फिन को साफ पानी में रहने की आदत है। ये भी एक दलील है किसकी, एवोल्यूशन की। बच्चों क्या आप समझ आया? बच्चों क्या अब समझ आया? दूसरी चीज है फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड, अभी हमने पढ़ा फॉसिल क्या होता है बच्चों। दूसरी चीज है क्या, फॉसिल रिकॉर्ड। और आप, अगर मैं आपसे पूछूं द ओल्डेस्ट फॉसिल आर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, क्या बताएंगे आप? बच्चों ओल्डेस्ट फॉसिल कौन है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बिल्कुल प्रोकैरियोट है। उसकी वजह ये है, हमने पढ़ा था कि इस दुनिया में आने वाली पहली चीज थी एक प्रोकैरियोट। बेटा आर्मिडाइल, क्रोकोडाइल और लिजर्ड टाइप का कुछ होता है, और इसके पास पाँव होते हैं। इसकी खासियत ये है, ये रेप्टाइल नहीं, ये मैमल है। आर्मिडाइल इज अ मैमल नॉट रेप्टाइल। इसकी खासियत ये है। तो आप जानते हैं बच्चों ओल्डेस्ट फॉसिल कौन होगा, प्रोकैरियोट होगा। अच्छा, आपकी बुक में हॉर्स की एग्जांपल है। मैंने कहा था लिमार्क कहता है कि भाई हॉर्स पहले जो है वो हॉर्स था, बाद में वो चेंज हो गया जिराफ के अंदर, आपको याद होगा। लिमार्क कहता था लिमार्क कहता था हॉर्स का पहले नाम था यू हिप्पस। लेकिन जो आज का हॉर्स है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और उसका नाम है एकव्स। ये पॉइंट याद रखिएगा। बेटा जो फॉसिल रिकॉर्ड है हॉर्स का, जो हॉर्स हमें मिल रहे हैं रॉक के अंदर, जमीन के अंदर, जो हमें उनकी हड्डियां मिल रही हैं, हम जानते हैं कि वो आज वाले हॉर्स की तरह नहीं है। बताने का मकसद ये है, जो हमें हड्डियां आज हॉर्स की मिल रही हैं, जो पुराने जमाने के हॉर्स से और आज के घोड़े बहुत ज्यादा अलग हैं। और हमने पुराने जमाने के घोड़ों को नाम दे दिया यूहिप्पस, और आज के जमाने के घोड़े का हमने नाम दे दिया ईगल्स। टेक स्क्रीनशॉट। बेटा ये सारा का सारा रीडिंग मटेरियल है, आपको रीड करना पड़ेगा बुक से। लेकिन मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बुक की तरफ कम जाना पड़े, मैं मैक्सिमम पॉइंट आपको यहाँ पर दे दूँ। बेटा टेक स्क्रीनशॉट। देखो, दिमाग कह रहा था कि हॉर्स की आज गर्दन लंबी है, लेकिन पुराने जमाने में हॉर्स की गर्दन लंबी नहीं थी। तो उसने ऐसे हॉर्स को कि जिनकी गर्दन लंबी नहीं थी, जो पुराने जमाने में पाए जा रहे थे, उसने नाम दे दिया यूहिप्पस। लेकिन जो आज के दौर के हॉर्स हैं उनको नाम दे दिया इकव्स। टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा बच्चों, तीसरी मिसाल है एनाटमी। व्हाट इज एनाटमी, आप सब जानते होंगे। द स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जब इंशाल्लाह एमबीबीएस में आएंगे, बीडीएस में आएंगे, तो आप इसकी स्टडी करेंगे। एनाटमी में हमें क्या मिला? हमने देखा दो तरह के ऑर्गन्स हैं। पहले तरह के ऑर्गन को मैं कह रहा हूँ होमोलोगस ऑर्गन। दूसरी तरह के मैं कह रहा हूँ एनालोगस ऑर्गन। व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन? तो देखो, होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका फंक्शन बच्चों डिफरेंट हो, लेकिन जिनका स्ट्रक्चर सेम है। और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? बेटा ये वो होते हैं जिनका फंक्शन सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मान लो मैंने सिर्फ मिसाल दी है। बच्चों ये बताओ, इस दुनिया में मौजूद हर चीज को हम उसके काम से जज करते हैं, ऐसा ही है ना? अगर कोई हुक्मरान आएगा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, हम कहेंगे भाई ये बातें तो इनकी बहुत
बड़ी बड़ी थी, लेकिन काम इनका जीरो है। ऐसा ही है ना, हम हर चीज को उसके फंक्शन से डिफाइन करते हैं, हम हर चीज को उसके फंक्शन से जज करते हैं। तो देखो, जिसका फंक्शन मुख्तलिफ है, जिसका काम अलग अलग है, तो वो काम अलग अलग काम लोगों को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ काम करेंगी, एक काम करेंगी, तो वो क्या करेंगी, वो लोगों को आपस में जोड़ेंगी। लेकिन अगर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना काम अलग करेगी, अपनी मस्जिद अलग बनाएगी, तो क्या होगा, वो लोगों को तोड़ेंगी। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो देखो, इसके होमोलोगस ऑर्गन के फंक्शन अलग हैं, यानी कि ये लोगों को डाइवर्ट कर रहा है, लोगों को तोड़ रहा है। देखो ऐसे लोग टूट रहे हैं, इससे लोग टूट रहे हैं। इसी मैं कह रहा हूँ, होमोलोगस ऑर्गन्स आर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि लोगों को तोड़ रहे हैं, लोगों को अलग अलग कर रहे हैं, बांट रहे हैं ये। जबकि जबकि देखो, एनालॉगस ऑर्गन में लोगों का फंक्शन सेम है, पॉलिटिकल पार्टी साथ काम कर रही है, एक काम कर रही है, तो ये लोगों को जोड़ रहे हैं, ये मुख्तलिफ लोगों को जोड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या ये बात समझ आई बच्चों? क्या ये बात समझ आई? बच्चों, की बात समझ आई? मैं अपनी बात को एक मरतबा फिर रिपीट करूंगा, दोबारा सुनो। मैंने कहा, होमोलोगस ऑर्गन वो हैं जिनका फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन जिनका स्ट्रक्चर सेम है। जिनका फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन जिनका स्ट्रक्चर सेम है। मिसाल के तौर पे, बिल्ली का हाथ और इंसान का हाथ देखने में देखने में बच्चा सेम लगते हैं, क्योंकि हाथ उसका भी है, हाथ हमारा भी है। लेकिन ये क्या है बेटा, देखने में सेम है, लेकिन इनका फंक्शन अलग है। बिल्ली अलग काम कर रही है, बिल्ली सांगे मार रही है, इंसान उससे कुछ और काम कर रहा है। ऐसा ही है ना। तो हम कहते हैं ये होमोलोगस ऑर्गन है। और देखो, ये मैंने कहा था, हर इंसान, हर चीज दुनिया की अपने फंक्शन से जानी जाती है। अगर कोई इंसान है, वो बातें कर रहा है, तुम कहोगे ये सिर्फ बातें करता है। अगर वो काम भी कर रहा होगा, तुम कहोगे यार ये है काम का बंदा, जो कहता है वो करके दिखाता है। ऐसा ही है ना। और मैंने कहा, मिसाल के तौर पे, अगर अगर तुम्हारे इलाके की कोई रोड खराब हो गई हो, सही है, और हर बंदा उस रोड को अपने तरीके से सही करने की कोशिश कर रहा होगा, क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। ऐसा ही है ना। वो बोलेगा यार मैं सही हूँ, वो बोलेगा मैं सही हूँ। लेकिन अगर सब लोग मिलकर एक तरह से काम करेंगे, एक तरह का फंक्शन करेंगे, इससे क्या होगा, काम भी अच्छा होगा और लोग साथ मिलेंगे भी। ऐसा ही है ना। तो देखो, एनाटॉमी में देखो बेटा, होमोलोगस ऑर्गन में देखो, जब फंक्शन अलग है, हर बंदा अपना फंक्शन अलग करना चाह रहा है, तो ये लोगों को तोड़ेगा, ये लोगों को देखो तोड़ेगा। और तोड़ने से क्या होगा, ये हो जाएगी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जबकि एनालॉगस ऑर्गन काम सब सेम कर रहे हैं, सब सेम तरह से फंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, कि क्या करेगा, लोगों को जोड़ेगा, लोगों को जोड़ेगा, यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या अब समझ आया बच्चों? क्या अब समझ आया? टेक स्क्रीनशॉट, बेटा ऐसे चलें। टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, चौथी चीज है बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी। ये कहाँ से हो गई मिसाल एवोल्यूशन की, कौन बताएगा? तो देखो, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का, जो प्रोसेस है एम्ब्रियोलॉजी का, बिल्कुल सेम होगा। हर इंसान की जो फीमेल होगी, उसके पेट में क्या होगा, 9 मंथ तक बच्चा बड़ा हो रहा होगा, वही सारा काम हो रहा होगा, एम्ब्रियो बन रहा होगा, फीटस बन रहा होगा, यानी कि गेस्टेशन पीरियड बिल्कुल सेम हो रहा होगा। ऐसा ही है ना बच्चों? क्या मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ? क्या मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ? हर इंसान का गेस्टेशन पीरियड वही होगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। अब चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है जो हर इंसान में तकरीबन सेम होगा। बच्चों की बात समझ आ रही है? बच्चों फिर सुनो, मैं कह रहा हूं, अगर एक इंसान जो रह रहा है अमेरिका में, एक इंसान जो रह रहा है इंडिया में, लेकिन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विल रिमेन सेम ना।
उसके उसके पास जो प्रोसेस हो रहा है, जो अमल हो रहा है नए ऑर्गेनिज्म बनाने का, वो बिल्कुल सेम होगा। उसकी जो लेडी होगी, उसकी बैली में क्या हो रहा होगा, एम्ब्रियो बन रहा होगा, फीटस बन रहा होगा, सारे काम वो हो रहे होंगे। उसके बाद भी ओवरी होंगी, स्पर्म बन रहे होंगे। यानी कि ये प्रोसेस एम्ब्रियोलॉजी का बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। गैस्टेशन पीरियड बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। वही प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा होगा, वही बर्थ हो रही होगी। कई बात दुरुस्त है बच्चों? तो ये किसकी मिसाल है? ये मिसाल इसकी है कि देखो दुनिया आगे जाके किसी एक चीज से मिल रही है। हाँ, बाद में एवोल्यूशन जरूर है, बाद में एवोल्यूशन जरूर है, लेकिन ये एक कॉमन प्रोसेस, उनके आने का कॉमन प्रोसेस बता रहा है कि ये ऊपर जाके किसी से मिल रहे हैं, ऊपर जाके किसी एक ही एंसेस्टर से मिल रहे हैं। ये इस बात की अलामत है, ये इस बात की दलील है। बच्चों की ये बात समझ आई? टेक स्क्रीनशॉट। बच्चों टेक स्क्रीनशॉट, बस मैं आपके 2 मिनट और लूंगा। अच्छा जी। बच्चों, पांचवी चीज है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जिस बच्चे ने मुझे बता दिया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किस तरह एविडेंस हुई एवोल्यूशन का, उसके लिए एक गिफ्ट। जो बच्चा मुझे दुरुस्त जवाब दे देगा इसका, कि किस तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एविडेंस है एवोल्यूशन का, तो उसके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। कौन बताएगा? मुझे लग रहा है ये कुछ बच्चे गूगल करने वाले हैं। और गूगल करने में एक बच्चा कामयाब। नोप। अरे इसने तो गूगल से पूरा पैराग्राफ ही छाप दिया। कौन है ये? आमिर। आमिर ने गूगल से पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट मार दिया भाई। आमिर, मैं आपको गिफ्ट की पिक्चर भेज दूंगा, आप उसे प्रिंट करवा लीजिएगा। आमिर, मैं आपको गिफ्ट की पिक्चर भेज दूंगा, आप उसे प्रिंट करवा लीजिएगा। अच्छा जी। देखिए, हर इंसान के अंदर वही बात आ गई, वही बात आ गई कि दुनिया में हर तरह के इंसान है। वो इंसान है जो अमेरिका में रह रहे हैं, वो इंसान है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन उन तमाम के पास डीएनए पाया जा रहा है। उन तमाम के पास बच्चों डीएनए पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जा रहा है। ऐसा ही है ना? उन तमाम के पास एक जेनेटिक कोड पाया जा रहा है। और याद रखना, हर इंसान के पास उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर एक प्रोटीन है। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, रिस्पायरेटरी प्रोटीन। हर इंसान के पास एक रिस्पायरेटरी प्रोटीन होगा, जिसका नाम होता है क्या, साइटोक्रोम सी। इसका नाम होता है साइटोक्रोम सी। ये तुमसे पीएमसी पूछ सकती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किस तरह एविडेंस से ये बता रही है कि इंसान ऊपर जाके किसी से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि हर इंसान के अंदर डीएनए पाया जा रहा है, हर इंसान के अंदर प्रोटीन पाई जा रही है, हर इंसान के अंदर क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। और ये इस बात की अलामत है, ये इस बात की दलील है कि ऊपर जाके कोई जो चीज ऐसी है जिससे इंसान मिल रहा है, इनका एंसेस्टर शायद सेम है, इनका एंसेस्टर शायद सेम है, ये इस बात की अलामत है। टेक स्क्रीनशॉट। इसका एसेस ले लो। इसका बच्चों एसेस ले लो, और एक डन लिख दो मुझे। लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, लास्ट पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री। चलो अब मुझे बताओ, बायोकेमिस्ट्री कैसे तुम्हें लगता है, तुम्हें कैसे लगता है कि बायोकेमिस्ट्री अलामत है एवोल्यूशन की? कशफ, साइटोक्रोम सी एक रिस्पायरेटरी प्रोटीन है जो हर इंसान के पास पाया जा रहा होगा। हाउ बायोकेमिस्ट्री इज द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, कौन बताएगा? दानियाल कह रहे हैं हार्मोन, कशफ कह रही हैं ब्लड सीरम। नोप। और आमिर फिर कामयाब हो गए, कॉपी पेस्ट किया है, मुझे फिर लग रहा है इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया। असद कह रहे हैं गैस्ट्रेशन। अरे देखो, हर इंसान, मैं एग्जांपल दूं, हर इंसान, गुड एग्जांपल आयशा खलील, गुड एग्जांपल। लेकिन मैं बुक की बात कर रहा हूँ, आपकी एग्जांपल अच्छी है।
आयशा ने कहा एंजाइम, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेकिन आपकी बुक कहती है कि हर एंजाइम एटीपी को यूज कर रहा है, ऐसा ही है ना? हम सब एटीपी को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हर इंसान सांस ले रहा है और वो एटीपी को सिंथेसाइज कर रहा है, एटीपी को यूज कर रहा है। तो ये अगेन इस बात की मिसाल है, अगेन इस बात की दलील है कि कोई एक चीज जरूर ऊपर मौजूद है जो इन सब को आपस में कनेक्ट कर रही है। टेक स्क्रीनशॉट बच्चों, टेक स्क्रीनशॉट। एसएस लें और एक डन का मैसेज कर दें मुझे। अच्छा, ये मैं एक लगा रहा हूँ जिम्मेदारी। जिम्मेदारी है क्लास में इस वक्त कौन कौन है? अरीज हैं और किसा बतूल हैं, मनाइल फातिमा हैं। जिम्मेदारी ये है कि आप क्लास के फौरन बाद मुझे तमाम की तमाम एसेस भेजेंगे। अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल क्लियर स्क्रीनशॉट दिए हैं तो मुझे क्लास के बाद लाजमी सेंड कर दे, ताकि मैं उसको कंबाइन करके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? अच्छा, आखिरी टॉपिक जो कि आपके पीएमसी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा है कि पीएमसी मुमकिन है कि इससे कोई सवाल कर जाए। पीएमसी मुमकिन है कि इससे कोई सवाल कर जाए। सिर्फ 1 मिनट का टॉपिक लगेगा, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। इसका नाम है बच्चों हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल, या इक्वेशन कह लो, मर्जी है आपकी। अच्छा जी बच्चों, मिसाल के तौर पे एक करेक्टर है टॉल और एक करेक्टर है शॉर्ट। आप जानते होंगे डोमिनेंट करेक्टर को हम कैपिटल लेटर से पेश करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए। बेटा ये क्या है? ये है होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, ऐसा ही है। अच्छा जी, स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या है बेटा? ये है होमोजाइगस रिसेसिव। व्हाट अबाउट कैपिटल ए एंड स्मॉल ए? बेटा ये होगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये सारी बातें आप पढ़ेंगे वेरिएशन एंड जेनेटिक में। अभी आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, अभी आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि हार्डी वैनबर्ग कहता है कि भाई किसी भी पॉपुलेशन में जीन पूल कांस्टेंट रहेगी। यानी कि कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा करेक्टर आगे निकल जाए कि आपको सिर्फ वो नजर आए। यानी कि आपको अपने इलाके में बड़ी हाइट वाले लोग भी दिखेंगे, छोटी हाइट वाले लोग भी दिखेंगे। आपको अपने इलाके में गोरे भी नजर आएंगे, काले भी नजर आएंगे। आपको अपने ही इलाके में हर तरह के लोग नजर आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक करेक्टर डोमिनेंट रहे, कभी ऐसा नहीं होगा। यानी कि तमाम करेक्टर्स का जो सम है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हर करेक्टर का रेशो कांस्टेंट रहेगा। पॉपुलेशन में हर करेक्टर का रेशो कांस्टेंट रहेगा। कभी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि भाई दुनिया में सिर्फ काले ही रह गए, या दुनिया में सिर्फ गोरे ही रह गए, काले सब मर गए, गोरे सब मर गए, ऐसा कभी नहीं होगा। जो जीन पूल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जीन पूल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसकी इक्वेशन कहती है बच्चों, इसकी इक्वेशन कहती है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और आप जानते हैं फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा ही है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बस एक बात याद रखिएगा बच्चों, बस एक बात याद रखिएगा, जो सवाल आपसे पीएमसी करेगी वो क्या होगा? पीएमसी पूछेगी कि हार्डी वैनबर्ग ने पी किससे कहा, पीएमसी पूछेगी कि हार्डी वैनबर्ग ने क्यू किससे कहा। तो आप याद रखिएगा, हार्डी वैनबर्ग ने पी कहा है होमोजाइगस डोमिनेंट को, हार्डी वैनबर्ग ने क्यू कहा है होमोजाइगस रिसेसिव को, और पी क्यू किसे बोला है? पी क्यू बोला है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को, दिस इज पी क्यू। बस ये बात आपने याद रखनी है इसकी। पीएमसी आपसे सिर्फ इतना पूछेगी कि भाई हार्डी वैनबर्ग ने पी किसे कहा है, क्यू किसे कहा है, और पी क्यू किसे कहा है। सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है। कई बात समझ आई बच्चों? बच्चों कई बात समझ आई? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। असाइनमेंट नोट करें, असाइनमेंट आपका होगा फुल एवोल्यूशन टॉपिक का। बेटा पी क्यू है, देखो पी क्यू ये रहा ना,
जिसके अंदर कैपिटल ए भी है, स्मॉल ए भी है, जिसके अंदर कैपिटल ए भी है और स्मॉल ए भी है। बेटा सपोर्ट एंड मूवमेंट मैं नहीं पढ़ा रहा, सपोर्ट एंड मूवमेंट सर सरोज पढ़ा रहे हैं, मैं उससे पूछ लेता हूँ क्लास बात। बाकी हाँ, जो चैप्टर का मैंने टेस्ट कहा था वो मैं इंशाल्लाह आपको अभी क्लास के बाद या कल तक आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके एमसीक्यूज मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप वो एमसीक्यूज अपने पास पेपर पर करके लेके आएंगे, आप मुझे सबमिट करवाएंगे, मैं उससे चेक करूंगा। और इस दफा आपने एक और काम भी करना है, बल्कि चलें वो नहीं करना, आप बस असाइनमेंट मुझे कैम स्कैनर से स्कैन करके सेंड कर दीजिएगा। या अगर आप चाहें असाइनमेंट चेक करवाना, तो आप असाइनमेंट क्लास में भी ला सकते हैं, मैं आपको चेक करके वापस कर दूंगा, आपकी अपनी मर्जी है। असाइनमेंट क्या है, चैप्टर एवोल्यूशन पूरा असाइनमेंट है, आपने पूरे पीएमसी सिलेबस को पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है और इसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं अच्छी राइटिंग में। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि वो पूरे पूरे पैराग्राफ लिख रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा। मैंने ऐसा अच्छा हरगिज नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप जो कर रहे हैं